गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं मनन भारद्वाज, बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ा था। आशा करता हूं कि आप उस समास की कक्षाओं को आपने बहुत गंभीरता से पढ़ा होगा, देखा होगा। आप उसे रिपीट करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो चीज़ आपको नहीं आई है समझ में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इन कक्षाओं को गंभीरता से लें, ये मेरा आपसे सुझाव है आपके लिए। क्यों? क्योंकि सबको अभी ऐसा ही लग रहा है कि अरे लॉकडाउन हुआ है, स्कूल बंद है, स्कूल जाना नहीं है तो क्या ज़रूरत है, क्लास में तो जा कर के हमें दोबारा सब कुछ पढ़ेंगे। तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। मैं इस सत्र में प्राथमिकता, जब विद्यालय खुलेगा तो प्राथमिकता आगे आने वाले पाठ्यक्रम को दूंगा। इस पाठ्यक्रम को मैं तभी पढ़ाऊंगा जब हम परीक्षाओं के समीप होंगे, रिवीजन के तौर पर, पुनरावृत्ति के आधार पर। तो कृपया आप इसे बड़ी गंभीरता से लें। और मेरा मानना ऐसा है कि सभी अध्यापक अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑडियोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कृपया आप हमारा मान सम्मान रखें। इससे यह होगा कि आप अपनी तैयारी अच्छे से, बेहतर तरीके से कर पाएंगे और इस समय का आप भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे इस समय का। तो ऐसा आपका करना, ये आपका कर्तव्य है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए ज़रूरी मतलब करना ही करना, ये आपका कर्तव्य, आपको करना चाहिए। अब आ जाते हैं आज की कक्षा पे। ये है समास। समास का अगला हमारा जो भाग है वो कर्मधारय समास से है। तो कर्मधारय समास देखते हैं क्या है। कर्मधारय समास में दिया है कि समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान का अर्थात दूसरा पद। इसमें क्या है कि पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, या पहला पद उपमान या दूसरा पद उपमेय। आप ऐसे देखें, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसमें जो दोनों पद हैं उनका आपस में एक संबंध होता है, विशेषण या विशेष्य का। विशेषण आपको पता ही है कि संज्ञात सर्वनाम का विशेषण होता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। उपमान और उपमेय क्या होता है वो यहाँ मैं बता देता हूँ। उपमान वह होता है कि जिससे तुलना की जाए, और उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, से और की का फर्क है, ध्यान रखना, वही उपमान और उपमेय है। जैसे एक शब्द है, मान लीजिए कि देखिए यहाँ से ले लेते हैं, ये देखो दे रखा है ना कि कमल के समान नयन। ये मैं भी बताऊंगा अभी, लेकिन इसको देख लो पहले। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो जो नयन शब्द है ना, ये क्या है, इसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? कमल से। तो जिससे तुलना की जा रही है वह उपमान है, और जिसकी तुलना की जा रही है वह क्या है? उपमेय है। तो यहाँ पे नयन जो शब्द है ये उपमेय है, और कमल जो शब्द है ये उपमान है। आप परेशान ना हो, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता कि उपमान और उपमेय क्या है। बस ये आपको यहाँ समास में समझना है कि यहाँ पे उपमान और उपमेय का संबंध होता है। इसको भी आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आप इसमें लगभग आप 50-60 उदाहरण आप देख लेंगे किताब के माध्यम से। मैंने तो 4-5 ही दिए हैं एक समझने के तौर पर। इन्हें लगातार आप देखते रहेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी और पकड़ में आ जाएगी। अब आते हैं मतलब जो कर्मधारय समास है वो 2 तरीके में बटा हुआ है। मैंने बता दिया आपको, विशेषण और विशेष्य वाले संदर्भ में बटा हुआ है, और दूसरा उपमान और उपमेय वाले विषय पे बटा हुआ है। तो पहले विशेषता वाला देख लेते हैं। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। स्वाभाविक बात है ना कि जब पहला पद है वो किसी की विशेषता बताएगा तो वो दूसरा पद है। अर्थात आप बोल रहे हैं कि राम काला है, तो जो यहाँ पे जो शब्द है राम, ये इसकी विशेषता क्या है? काला है। तो काला राम, मान लीजिए एक शब्द है काला राम, तो काला राम मीन्स राम काला है। तो काला शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। लेकिन ये समास का उदाहरण नहीं है। हो सकता है काला राम, काला है जो राम, ये भी हो सकता है समास का उदाहरण,
लेकिन इस प्रकार का उदाहरण मिलता नहीं है सामान्य। मैंने ऐसे कहीं पे सुना है शब्द, एक वास्तविकता में एक नासिक में एक मंदिर है कालाराम नाम का, वहाँ पे ये मैं शब्द सुना था, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। मैं आगे की बात बताता हूँ। महाराज, इसके उदाहरण देखिए। महाराज, महान है जो राजा, ठीक है, महान है जो राजा। अब ये जो महा शब्द है, इसमें ना का लोप हो गया, ये वो छोड़ दीजिए कि इसका लोप हुआ, लेकिन ये महा से महान शब्द है। और ये किसका आपको बता रहा है विशेषता? ये राज शब्द की विशेषता बता रहा है। राज आपका द्वितीय पद में है, दूसरा पद है, इसीलिए इसकी विशेषता बताने की वजह से, माने जितने भी आप शब्द देख रहे हैं, महापुरुष, महान है जो पुरुष, नीला आकाश, नीला है आकाश, माने नीला विशेषण, महाविशेषण, महाविशेषण, महाकवि, कवि सॉरी महाविशेषण। इसका मतलब ये जो बात लिखी हुई है कि इस समास में उत्तर पद माने दूसरा पद प्रधान होता है, जहाँ पे जिस इस समासों में यही विशेषता है, जिस पद की प्रधानता को स्पष्ट किया गया उस पद के इर्द गिर्द वह समास घूमता रहता है। जैसा कि कर्मधारय का ये वाला उदाहरण आपने देखा, महाराज, ठीक है। तो महाराज मीन्स महान है जो राजा, इसकी ये सामासिक विग्रह है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, नीलाकाश, नीला है जो आकाश, महाकवि, महान है जो कवि, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, ठीक है। अब आगे आइए उपमानवाचक कर्मधारय। उपमानवाचक कर्मधारय में क्या है कि इसमें एक पद उपमान तथा द्वितीय पद उपमेय होता है। इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि दूसरा पद या पहला पद, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी आपको बता ही रहा कि उपमान और उपमेय क्या है, ठीक है। मैंने बताया कि उपमान और उपमेय क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उपमान शब्द क्या है कि जिससे तुलना की जाए, एक ऐसा शब्द जिससे तुलना की जाएगी, और दूसरा है उपमेय जिसकी तुलना की जाएगी। अब यहाँ पे उदाहरण दे रखा है बाहुदंड, ठीक है। बाहु है दंड के समान, यहाँ पे के लिखने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। बाहुदंड बोला ना, बाहुदंड, मैं अपने बाहुदंड से तुम्हारी भुजाएं उखाड़ दूंगा, जैसे एक सेंटेंस मान लीजिए, ठीक है, कि मेरे बाहुदंड। तो बाहुदंड, बाहु माने होता है भुजाएं, तो भुजाएं जो हैं वो दंड के समान है। दंड मीन्स का अर्थ है लकड़ी, ठीक है। एक ऐसा मतलब एक ऐसी लकड़ी जिससे क्या कहते हैं वो, जिससे किसी को प्रहार किया जा सके। तो जो उसकी भुजाएं हैं वो एकदम कठोर मजबूत लकड़ी के समान है, तो बाहुदंड। अब यहाँ पे उपमान और उपमेय का संबंध देखिए क्या है। बाहु क्या है, जिससे तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, ठीक है। बाहु की तुलना किससे की जा रही है? दंड से की जा रही है। बाहु है दंड समान, तो ये इसमें जो है ना उपमेय जो शब्द है वो बाहु है, और उपमान जो शब्द है वो दंड है। अब मैंने फिर से आपको समस्या में नहीं रहना है कि उपमान उपमेय के कंफ्यूजन में आप गड़बड़ कर दें। आप इतना समझें जिस प्रकार के जो शब्द हैं वो कर्मधारय समास में आते हैं, क्योंकि जहाँ पे तुलना का संबंध। अब देखिए उपमान और उपमेय को बहुत साधारण शब्दों में अगर आपको समझना है तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पे तुलना की जाती है, ठीक है। उपमान उपमेय अगर कंफ्यूजन अगर कर रहा हो दिमाग में, जहन में, तो आप तुलना से सीख समझ जाइए, लेकिन समझ जाइए। आगे बढ़ते हैं। चंद्रवदन, ठीक है। वदन माने होता है मुख, वदन माने बोलना भी होता है, लेकिन यहाँ पे मुख है। चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन, ठीक है। वदन माने मुख, जिस चंद्रमा के समान मुख है जिसका, ठीक है। चंद्रमा के समान वदन, अच्छा जिसका नहीं आएगा यहाँ पे, जिसका वो अलग समास में चला जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन चंद्रवदन की समासिक विग्रह होगी चंद्रमा के समान वदन। वदन में अगर इसका उदाहरण एक चंद्रमुख भी हो सकता है, चंद्रमुख भी इसी का उदाहरण है। चंद्रमुख माने चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान सुंदर है जिसका मुख, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका तो नहीं लगाएंगे, मैं बताने के अर्थ में बता रहा हूँ। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो बहुब्री का उदाहरण हो जाएगा, वहां पे थर्ड पर्सन की बात हो जाएगी, वो मैं आगे बताऊंगा अभी। तो ये चीज आप देखेंगे कि चंद्रवदन क्या है कि चंद्रमा के समान वदन, कि जो उसका मुख है ना वो चंद्रमा के समान सुंदर है। किसका मैं उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान रखना। तो चंद्रवदन, चंद्रमा के समान मुख, किसी का मुख है तो वो चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन, ऐसे नयन जो कमल की तरह से सुंदर हैं, ठीक है। इसमें ये भी करते हैं कि अब देखो के समान आ गया, तो के समान से आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे तुलना की जा रही है, ठीक है। तो अब आगे आ जाइए मुखारविंद।
अरविंद रूपी मुख। अब अरविंद, अरविंद क्या है? कमल। मुखारविंद, मुखारविंद एक जगह का नाम है ना, कहाँ पे? गोवर्धन के आसपास कहीं जगह पड़ती है ये मुखारविंद। तो अरविंद रूपी मुख, जो मुख है वो अरविंद रूपी है, माने कमल रूपी मुख। मुख इतना सुंदर है कि कमल रूपी है, ठीक है, कमल के समान है। तो यहाँ पे रूपी है तो भी इसकी तुलना की जा रही है, या के समान है तो भी इसकी तुलना की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मृगनयनी, मृग के समान नयनों वाली, बोलते हैं ना कि ये तो मृगनयनी है, मतलब किसी के लिए बोला गया मृगनयनी है, माने मृग के समान नयन वाली मृगनयनी, ठीक है। तो ये उपमान और उपमेय का संबंध है जहाँ पे तुलना आपस में की जाती है। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध आपको समझ में आया, उपमान उपमेय का मतलब समझ में आया। तो ये कर्मधारय समास के उदाहरण हो सकते हैं। अब आते हैं आगे। अब दूसरा है हमारे पास द्विगु समास। देखिए ये तो बहुत ही सरल समास है द्विगु समास। इसमें क्या दिया है? इसमें बताया है कि इसमें जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक में न्यूमेरिकल होता है, उसका संख्यावाचक कोई भी संख्या जो बताए वो संख्यावाचक। तो इसमें पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक है, और पूरा पद समाहार या समूह का बोध कराता है, ठीक है। पूरा पद समाहार, समूह या समुदाय का बोध कराता है। समूह माने ग्रुप, समाहार माने ग्रुप, और समुदाय मीन्स एक कम्युनिटी, माने वह भी एक ग्रुप के ही तरह से लिया जाएगा। तो समुदाय का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो पॉइंट है कि इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा होता है। देखिए आपने विशेषण के प्रकार पढ़े हैं कक्षा 8 में, तो वहां पे संख्यावाचक विशेषण विशेषण का एक प्रकार है। तो संख्यावाचक जितने भी शब्द हैं उनको विशेषण कहा जाता है, ठीक है, विशेषण ही समझा जाता है। तो जब फिर वही बात कि जब पहला पद विशेषण है तो कोई ना कोई विशेष्य तो होगा, तो इसलिए उत्तर पद संज्ञा होगी, क्योंकि विशेषण तो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम का ही होता है। तो फिर ये आ गया कि स्वयं द्विगु में भी द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु, गु का अर्थ यहाँ पे है गाय, ठीक है। तो दो गाय, दो गायों का समूह माने दो गायें हैं, तो वो है द्विगु मीन्स दो गायों का समूह, तो द्विगु समास। द्वि माने दो, और दो जो है वो संख्यावाचक शब्द है। आ गया ये दो राहा, दो राहों का समाहार। राहों, राह, राह मीन्स रास्ता। दो राहों का समाहार, दो राहों का समाहार, दो राहा। क्लियर है? तिराहा, तीन राहों का समाहार, तिराहा। देखिए इसमें एक बहुत अच्छी मैं आपको पहचान बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। द्विगु समास की पहचान है कि उनकी समासिक विग्रह में समाहार, समूह ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। ज्यादातर समाहार और समूह आता है, लेकिन आपको इसकी समासिक विग्रह करनी आनी चाहिए। अभी इसके उदाहरण कोई बहुत वो नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ ये बहुत, और इसमें जब समस्त पद है, ये वाले जो समास हैं इसको पहचानने के लिए आगे न्यूमेरिकल वर्ड लगा होगा। तो ये तो बहुत सरल हो गया ना, दो राहा, दो राहों का समाहार। यहाँ पे समाहार आ जाएगा अगर समासिक विग्रह से प्रश्न पूछा कि मान लीजिए ऐसा स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि बताइए कि किस समास का उदाहरण है और इसका समास बताइए और इसका समस्त पद बताइए। तो दो राहों का समाहार, तो समाहार है तो आपको पता चल गया कि ये द्विगु समाहार है, क्योंकि समाहार में द्विगु तो समाहार तो द्विगु समास में आता है। तो ऐसे ही जब आपके इसको स्टेटमेंट को समस्त पद बनाएंगे तो ये जब पढ़ा रहेगा आपने पढ़ा, इसके अर्थ को आप समझ जाएंगे। दो राहों का समाहार, अच्छा वो तो दो राहा होता है, तो बस हो गया सर। अगर आप इधर से आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, दो राहा दे दिया, तो अब यहाँ पे समाहार शब्द तो नहीं लिखा हुआ है, तो इसे आप कैसे पहचानेंगे? तो भैया मैंने बताया ना आपको कि द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, तो दो जो शब्द है वह संख्यावाचक है, तो बस यहाँ पे आपका काम आसान हो गया। अब आता है तिराहा, फिर ती मीन्स तीन, तिराहा तीन राहों का समाहार, तीन राहों का, तीन राहों का समाहार तिराहा। फिर है चौराहा, चार राहों का समाहार। पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह, ठीक है। पंच तत्व में विलीन हो गए। पांच तत्व होते हैं माने धरती, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इसमें हमारा शरीर समाहित हो जाता है, यही पंच तत्व है। तो पांच तत्वों का समूह
पंच तत्व। शताब्दी, शत माने होता है 100, अब्द माने होता है वर्ष, तो शताब्दी बोलते हैं सेंचुरी को, ठीक है। शत अब्दों का समूह, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 100 वर्षों का समूह शताब्दी। पंचवटी, 5 वटों, वट मीन्स होता है वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह पंचवटी। पंचवटी एक क्षेत्र का नाम है, एक जगह का नाम है नासिक के पास, ठीक है। आजकल रामायण आ रही है, वहां पे आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन शब्दों में द्विगु समास है और इसकी पहचान बहुत ही आसान है। ऐसे उदाहरण आपको आगे मिलेंगे कि वहां पे द्विगु समास भी हो रहा है और कोई भी समास हो रहा है। तो कुछ उदाहरण आगे मैं आपके पास मैं इसमें आगे डिस्कस करने वाला हूं, तो आपको उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। अब आगे आते हैं द्वंद्व समास। देखिए, जैसे द्विगु सरल था, द्वंद्व तो और भी सरल है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो सब सरल है। अब आपका पढ़ना आपका काम है। द्वंद्व समास क्या है कि जिस समस्त पद में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो, ठीक है। अभी तक तो था कि पहला पद प्रधान था, किसी में दूसरा पद प्रधान था, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों ही पद समान होते हैं। और इसकी बहुत अच्छी विशेषता यह है कि इसमें समुच्चय बोधक लगा होता है। समुच्चय बोधक होता है कंजंक्शन, ठीक है। या तो और लगा होगा, या लगा होगा, या अथवा लगा होगा, का लोप हो जाता है, तब वो द्वंद्व समास कहलाता है, बनता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। पहले मैं अपनी प्रथम पंक्ति की उस पे अर्थ पे आता हूं। इसमें लिखा था कि जिस समस्त पद में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो। तो अब देखना जरा, अन्न जल, अन्न माने पानी, जल माने भी माफ कीजिएगा, अन्न माने भोजन, ठीक है, जिसमें गेहूं चावल जो भी खाने से संबंधित, और जल माने पानी। तो अब इन दोनों ये पद प्रधान कैसे हैं, ये दोनों क्यों प्रधान है? ये इसलिए प्रधान है कि दोनों की महत्वता बराबर है। बिना अन्न के भी नहीं रह सकते हम, बिना जल के भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो अन्न और जल, और दूसरी बात, दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो नाउन है, ठीक है। एक द्रव्यात्मक संज्ञा है और एक सामान्य संज्ञा है। दूसरे में आइए देश विदेश। देश और विदेश, देश भी अपने आप में एक देश है और विदेश भी अपने आप में एक देश है। वो तो हमारे लिए विदेश है ना, वहां पे रहने वालों के लिए तो देश है, वो हम विदेश है। तो ये एक संबंध है या नहीं है? दोनों ही क्या समान महत्व रखते हैं। द्वंद्व समास का सबसे अच्छा उदाहरण यही है, या सबसे अच्छा समझने का तरीका यही है कि जो दोनों शब्द दिए होंगे उनमें बराबर बराबर का महत्व होगा। जैसे अव्ययीभाव समास में हमने एक उदाहरण पढ़ा था, रातों रात। तो रातों रात क्या अलग अलग पद हैं? नहीं, इसीलिए वो रिपीटेशन के अर्थ में अव्ययीभाव समास माना जाएगा। लेकिन अन्न जल अलग अलग है। माता पिता, देखिए हमारे लिए माँ भी इतनी इंपॉर्टेंट है, पिता भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माता पिता अपोजिट सेक्स है, इसीलिए वह समान महत्व रखते हैं, एक अलग संबंध है इनमें, इसीलिए दोनों पद प्रधान हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे, अब जैसे रात दिन, रात नहीं होगा, रात दिन, रात और दिन दोनों अलग अलग एक महत्व रखते हैं आपस में। फिर है राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, दोनों लड़के हैं, ठीक है। इनमें एक संबंध, माने कहने का अर्थ यह है कि दोनों पद प्रधान हैं। अब बहुत सारे मतलब इसके तरीके से मैं आपको उसको जस्टिफाई कर सकता हूं कि राम और लक्ष्मण, पहली बात तो दोनों संज्ञाएं, ठीक है, दोनों पुरुष हैं, भाई भाई हैं। तो माने इस तरह से भाई बहन, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है, भाई और बहन। अब इनकी जब सामासिक विग्रह करेंगे, इसमें ज्यादातर और वाले ही उदाहरण आते हैं, मतलब या तथा वाले भी लग सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही देखे गए हैं। माता पिता, माता और पिता, दूध रोटी, दूध और रोटी, पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा। क्यों पढ़ा लिखा है? ये पढ़ा लिखा शब्द यहाँ पे क्यों किया गया? पढ़ा भी क्रिया है, लिखा भी क्रिया है, और दोनों ही एक दूसरे की पूरक है। आप कहें भैया मैं लिखना जानता हूँ, पढ़ना नहीं जानता हूँ, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा संभव है क्या? और आप पढ़ना जानते हैं, लिखना नहीं जानते, किस बात की आपकी एजुकेशन? इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है। ये है द्वंद्व समास, ठीक है। तो इस चीज को आपको बेहतर तरीके से समझना होगा, ठीक है। अगर एक बार और समझना है तो मैं थोड़ी सी जल्दी मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि मैंने अभी क्या क्या बोला आपको। देखिए, द्विगु समास में जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक शब्द होगा, ठीक है। संख्यावाचक
शब्द होने के साथ साथ उसकी सामासिक विग्रह में, सामासिक विग्रह ये सारी जो है ना इधर जो सेंटेंस फॉर्म में होती है वो सामासिक विग्रह होती है, उसमें समाहार और समूह शब्द का प्रयोग होता है। जैसे दोराहा, दो राहों का समाहार, तिराहा, तीन राहों का समाहार, चौराहा, चार राहों का समाहार। आप समाहार की जगह समूह भी लगा सकते हैं। अब इसमें एक उदाहरण नहीं दिखा है, मुझे याद आ गया, त्रिवेणी। वेणी होती है नदी, त्रिवेणी घाट है ऋषिकेश में, ठीक है। तो त्रिवेणी तो तीन नदियों का समाहार, तीन नदियों का समूह, लेकिन वहां पे त्रिवेणी में ऐसा है नहीं है, ठीक है। वहां पे नाम है, क्यों है ये मेरी जानकारी में नहीं है। पंचवटी, दशानन, दशानन उदाहरण भी है, ठीक है। दश है आनंद जिसके, ठीक है, लेकिन जब जिसके लगा देंगे तो वो बहुव्रीहि समास में हो जाएगा, मैं आगे बताऊंगा अभी। लेकिन जब आपने लिखा दश आनन, तो दश आनन का अर्थ है दश आनन का समूह, तब ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास में क्या बताया कि जिस समस्त पद में, माने इस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हैं, वह द्वंद्व समास है। और इसका जब आप सामासिक विग्रह करते हैं, जब आप इसका सामासिक विग्रह करते हैं तब उसमें कंजंक्शन शब्द का प्रयोग होता है, समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग होता है, और या, अथवा इत्यादि का प्रयोग होता है, और इनको हटा दिया जाता है और एक डैश लग जाता है, और कहीं कहीं डैश नहीं भी लगता है। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण माने जाते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, जला भुना, जला और भुना, ठीक है। एक उदाहरण पढ़ा था कल हमने, दही बड़ा, ठीक है। तो दही में डूबा बड़ा तत्पुरुष समास का है, इसका भी उदाहरण है, हो सकता है वो द्वंद्व समास, दही और बड़ा। जब आपने उसमें और लगा दिया तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, और जब आप उसमें अपने दही में डूबा बड़ा कर दिया तो तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन कहीं ऑब्जेक्टिव में अगर दोनों ही उत्तर दिए होते हैं तब वो प्रश्न गलत ही माना जाएगा, उसमें दोनों को आप सही कर नहीं सकते, किसी एक पे आंसर आप कर नहीं सकते। हाँ, दोनों में से कोई एक आंसर दिया है तो तत्पुरुष हो जाएगा, मान लीजिए तत्पुरुष नहीं दिया है तो द्वंद्व हो जाएगा। ऐसा हुआ है, परीक्षाओं में आया है, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो लास्ट समास बचता है वो है बहुब्रीहि समास।